नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में महागठबंधन की राजनीति को लेकर। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत का अगर हम इतिहास देखें तो कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में नैया डुबोकर इस बार नैया बचाने के लिए, या हम कहें कि उस नाव को किनारे लगाने के लिए पहुंचे बिहार। तो बिहार में होटल मौर्या जो इसके लिए फेमस है, वहां पर तेजस्वी यादव के साथ, या हम कहें कि महागठबंधन के कुछ नेताओं के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तय हुआ कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव होंगे। तो अब तक जिस तेजस्वी यादव से कांग्रेस पार्टी किनारा कर रही थी, तो सवाल यह है कि आखिर किस मजबूरी में उस तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री के रूप में आगे किया गया। इस सवाल का जब हम जवाब ढूंढते हैं तो फिर हमें याद आता है एमवाई फैक्टर। एमवाई फैक्टर वैसे मुस्लिम और यादव फैक्टर। और कांग्रेस पार्टी की रणनीति महागठबंधन को लेकर इस वक्त ऐसी ही दिखाई देती है कि अब वो 32% से शुरू करने जा रहे हैं। अब 32% का मतलब यहां पर 17% बिहार में मुस्लिम आबादी और 14% यादव आबादी। तो 17 और 14 जो लगभग 31 से 32% का जो वोट बैंक है, अब इससे आगे की जो है वो रणनीति बनाई जाएगी महागठबंधन के द्वारा। लेकिन इससे पहले आखिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं देखना चाहती थी? तो अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढोगे तो वो मिलेगा आपको कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम और शकील अहमद खान, उन तीनों नेताओं की रणनीति के रूप में। राहुल गांधी ने फ्री हैंड किया, लेकिन राहुल गांधी को यह समझाने में कामयाब हो जाते हैं ये तीनों नेता कि अगर हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे या मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे तो गैर यादव, ईबीसी और दलित उनके हाथ से निकल जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं यादव समाज के विपरीत जो एक, जिसको हम कहें कि एक लहर होगी, वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ जाएगी। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से अगर आप नजर डालोगे, जिसमें हमने एक वीडियो में बात भी की थी कि लगातार 4 दिन का, जिसमें हम राहुल गांधी का एक पूरा शेड्यूल आउट किया था कि कैसे राहुल गांधी 13 तारीख से लेकर 13 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक, जहां पर वो आईपीएस पूरन सिंह के घर गए। आईपीएस पूरन सिंह के घर जाने के बाद चंडीगढ़ से वो ना दिल्ली आए ना बिहार गए, बजाय इसके वो शिमला चले जाते हैं। अगले दिन वो शाम को दिल्ली पहुंचते हैं और उसके अगले दिन वो पूरे दिन जो है वो दिल्ली में रहते हैं। लेकिन महागठबंधन की इस खटास के बीच कहीं भी उनको जरूरत महसूस नहीं होती कि वो विपक्षी गठबंधन के जो नेता है उनके साथ बैठकर इस मसले को सुलझाए। और उसके बाद में जब हम आखिरी दिन के ऊपर नजर डालते हैं तो उन्होंने जाना जरूरी समझा फतेहपुर, जो जहां पर हरिओम एक दलित व्यक्ति की चोर समझकर पिटाई कर दी गई थी और उसकी हत्या, बाद में उसका जो है वो मौत हो गई थी। और उसके बाद में वो चले गए सीधे गुवाहाटी जुबिन गर्ग के घर पर। लेकिन महागठबंधन के जो हालात थे वो जस के तस बने रहे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी को कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम और शकील अहमद खान, ये तीनों लोग जो है वो ये समझाने में बिल्कुल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कामयाब हो गए। तो फिर सवाल यह है कि आखिर अगले 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि अशोक गहलोत को पटना जाना पड़ा, लालू प्रसाद यादव के साथ और तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात करनी पड़ी, और उसके बाद में जिस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी अपने कदम पीछे कर रही थी, उसी मुद्दे पर आगे आकर उनको यह कहना पड़ा कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। साथ में मुकेश सहनी जो डिप्टी सीएम होंगे, और एक से ज्यादा डिप्टी सीएम हो भी सकते हैं, इस तरीके का ऐलान अशोक गहलोत ने कर दिया। तो इसकी जरूरत को अगर आप समझोगे तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर इस महागठबंधन की जो रणनीति थी उसमें बैकफुट पर कौन रहा, तेजस्वी यादव या फिर राहुल गांधी। क्योंकि शुरुआत अगर आप देखोगे तो शुरुआत होती है बिहार में चुनाव की, वो वोटर अधिकार यात्रा। 16 दिन तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ रहे, लेकिन सारी की सारी महफिल लूटने में कामयाब हुए राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी का मुद्दा था जिसको लेकर तेजस्वी यादव उनके साथ चल रहे थे। लगातार लंबा चौड़ा यह घटनाक्रम हुआ और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपनी जमीन तैयार करके कांग्रेस पार्टी की खाद पानी देकर वहां से वो बिहार से जो है वो निकल जाते हैं विदेश यात्रा के ऊपर।
लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम होता है जिससे कांग्रेस पार्टी को सबक मिलता है वो है पटना एयरपोर्ट की वो घटना जिसके ऊपर कृष्णा अल्लाबरू और राजेश राम के ऊपर हमला हो जाता है। हालांकि वो बाल बाल बच जाते हैं, उनको कोई चोट नहीं आती, लेकिन मनीष यादव जो एक नेता होते हैं उनको जो है वो बुरी तरीके से पीटा जाता है और आरोप लगते हैं कृष्णा अल्लाबरू के ऊपर कि वो बिहार में टिकट बेच रहे हैं। अब इससे आप समझ सकते हैं कि आरजेडी के समर्थक और कांग्रेस पार्टी के नेता, चूंकि तेजस्वी यादव के साथ में कांग्रेस पार्टी अपनी केमिस्ट्री जो है वो ठीक से बना नहीं पाई, इस वजह से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ होते चले गए और यहां से कांग्रेस पार्टी ने सबक लिया। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने लगातार मुकेश सहनी हो या फिर दूसरे नेता हो, अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक तरफ कर देते हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, और एक बड़ा डेवलपमेंट जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 14 नवंबर के बाद जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे। हो सकता है और पूरी उम्मीद है, खबरें आ रही है, क्योंकि अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता है सुप्रियो, अगर आप उनको सुनोगे तो उनके हिसाब से हो सकता है कि मंत्रिमंडल से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के नेताओं को झारखंड में बिल्कुल जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। हालांकि ये 14 नवंबर को डिपेंड करेगा, लेकिन उससे पहले जब हम तेजस्वी यादव के ऊपर आते हैं तो तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं मुकेश सहनी हो या फिर दूसरे कोई नेता हो, उनको साथ लेकर जो है वो चलने का भरपूर प्रयास किया और उसी के चलते कांग्रेस पार्टी को यह एहसास हुआ कि अगर वो तेजस्वी यादव को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो उनके नेताओं की जिस तरीके से पिटाई हुई, एक पिटाई का मुद्दा मतलब हम साफ तौर से कह सकते हैं कि उनके ग्राउंड लेवल के जो नेता थे वो उनके ही खिलाफ होते हुए नजर आएंगे। दूसरा, आरजेडी समर्थकों का विरोध का सामना करना पड़ेगा, जिससे महागठबंधन की जो छवि है वो लगातार डेंट होती चली जाएगी। और फिर उसके बाद में एक जो सबसे बड़ा जो था वो ये था कि अगर कांग्रेस पार्टी जितनी सीटें, क्योंकि 70 में से अभी भी अगर आप हालात देखोगे तो कहने को फ्रेंडली फाइट कह सकते हैं, लेकिन जो एक नैरेटिव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव ने सेट किया था, हालांकि उसमें तेजस्वी यादव बहुत पीछे रह गए थे, क्योंकि ये अकेले की ये अपनी छवि सुधारने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, और ये छवि सुधारने का काम किया था 2029 के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो तेजस्वी यादव बैकफुट पे जरूर थे, लेकिन एक बार ये लग रहा था कि महागठबंधन जो है वो कड़ी टक्कर देगा एनडीए को, लेकिन जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है और उसके बाद सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला आता है उसमें महागठबंधन एनडीए से बहुत पीछे रह जाता है। एनडीए खटपट के बावजूद जो है वो ऑन द टेबल बैठता है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल कर आता है, उसके बाद उम्मीदवारों की घोषणा की जाती है, दिल्ली आते हैं, सब कुछ वो होता है जो एक राजनीतिक दल के रूप में, एक गठबंधन के रूप में जो है वो होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप महागठबंधन में देखोगे तो महागठबंधन में ना तो जो है वो टेबल टॉक चल रही थी, ना नेता जो है वो एक दूसरे से मिल पा रहे थे, और जहां पर नामांकन की आखिरी तारीख नजदीक थी, बावजूद इसके सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर किसी को यह तक नहीं पता कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो आरजेडी जो पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उन्होंने 143 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार तय कर दिए। ठीक वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी जहां 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और 19 में जीत हासिल की, तो इस बार 61 उम्मीदवारों का नामांकन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है। 12 से 13 सीटें ऐसी है जहां महागठबंधन और उसकी जो जितने भी राजनीतिक दल है वो आपस में फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसमें से भी अगर आप देखोगे तो 6 सीटें तो बिल्कुल ऐसी है जिसमें आरजेडी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने खड़ी दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत ने एक दाव चलने का जो है वो इशारा जरूर किया है, लेकिन ये दाव कितना कमजोर होगा, क्योंकि महागठबंधन की जो छवि है पिछले 7 से 8 दिन में बिहार में और बिहार के कार्यकर्ताओं में जो असंतोष आया है, उसको हम ये कह सकते हैं कि आंशिक रूप से उनको इतनी तसल्ली जरूर है कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी अब साथ खड़ी है, लेकिन क्या मतदाताओं को वो इतना विश्वास दिला पाएंगे कि ये जो अब तक जो हुआ है उससे वो बाहर निकलकर इस बार एनडीए को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि ऐसा होता हुआ धरातल पे जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।